देखिए बच्चों, ऊष्मागतिकी आज आप पढ़ेंगे। तो ये ऊष्मागतिकी जो है किससे संबंधित है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। जैसा कि आप देखते हैं कि प्रकृति में या प्रयोगशालाओं में जब आप किसी भी रिएक्शन को जो है करते हैं तो क्या होता है कि प्रत्येक अभिक्रिया जो होती है वो कुछ ना कुछ ऊर्जा के परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। मतलब कोई भी भौतिक या रासायनिक रिएक्शन है, मान लीजिए किसी भी नेचर के अंदर हो रही है या प्रयोगशाला में आप किसी क्रिया के दौरान किसी केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, तो उन सभी में क्या होता है, ऊर्जा का या तो शोषण होता है या फिर निर्गमन होता है। तो ऊर्जा परिवर्तन का स्वरूप या तो प्रकाश के रूप में या ऊष्मा के रूप में या ध्वनि या गतिज या स्थिर ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है ऊर्जा परिवर्तन का। तो आपने पढ़ा है पहले कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि कोई भी ऊर्जा जो है संसार में कभी नष्ट नहीं होती है। केवल क्या होता है कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि यदि हम कोयले को वायु में जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन जो है वो वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ऊष्मा की जो ये मात्रा है वो उपरोक्त पदार्थों में से उपस्थित किसी भी प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तित रूप हो सकती है। मतलब रासायनिक पदार्थों में ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो कोई भी रासायनिक पदार्थ है उसमें ऊर्जा जो है किसी न किसी रूप में हमेशा प्रेजेंट रहती है। मतलब किसी पदार्थ के अस्तित्व के लिए एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की एक इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट होती है, आंतरिक ऊर्जा प्रेजेंट रहती है। तो पदार्थ की यह ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में केमिकल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के समान रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो भी ऊष्मा में परिवर्तित हो सकती है। मतलब जो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन्हीं के समान रासायनिक ऊर्जा, जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ऊर्जा निकल रही है वो जो है रासायनिक ऊर्जा भी किसी भी प्रकार की ऊष्मा में परिवर्तित हो सकती है। तो जो ऊष्मागतिकी है यह शब्द वास्तव में किस शब्द से मिलकर बना है? ये ग्रीक शब्द थर्मोस जिसे कहते हैं, THERMOS, जिसे हम कहते हैं थर्मोस, और डायनेमिक्स जिसका मतलब क्या है, गति। तो ऊष्मागतिकी जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से जो है मतलब बना है। मतलब थर्मोस मतलब ऊष्मा हम लोग कहेंगे, और डायनेमिक्स मतलब प्रवाह, मतलब प्रवाह अथवा गतिकी। तो ऊष्मा का प्रवाह जो है ये ग्रीक शब्द से ऊष्मागतिकी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। पहले जो है ऊष्मागतिकी में भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में मात्र ऊष्मा के परिवर्तनों की गणना की जाती थी, लेकिन वास्तव में आज जो है वर्तमान में इसके अंतर्गत हम भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो ऊष्मागतिकी वास्तव में क्या है कि भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाला ऊर्जा परिवर्तन की जो मात्रा और स्वरूप है उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसकी मात्रा और उसका स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। ठीक है, इसके महत्व और उद्देश्य देखिए। ऊष्मागतिकी के महत्व और उद्देश्य क्या है? तो सामान्यतः ऊष्मागतिकी 3 नियमों पर आधारित होती है। ये तीनों नियम ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित मानव अनुभवों पर आधारित होते हैं। यद्यपि इन नियमों का कोई औपचारिक प्रमाण तो नहीं है, परंतु कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया इन नियमों के विपरीत नहीं पाई गई है। और वैज्ञानिकों का भी ऐसा ही मत है कि कोई भी प्रक्रिया कभी भी इन नियमों के विपरीत नहीं पाई जाएगी। तो ऊष्मागतिकी के इन नियमों का अर्थात ऊष्मागतिकी का भौतिक रसायन में प्रमुख महत्व अगर आप देखें तो निम्न हो सकता है कि ऊष्मागतिकी की सहायता से भौतिक रसायन के आप जानते हैं वॉन हॉफ का वाष्प दाब में अवनमन, फेज रूल और वितरण नियम
सहित कुछ मुख्य नियमों को जो है डेराइव करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। किसका? ऊष्मागतिकी का। ये आपके सब क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। वॉन थॉप का वाष्पदाब में अवनमन, फेज रूल और आपका वितरण नियम, ये जो है सभी जो मुख्य नियम हैं इनको डेराइव करने में ऊष्मागतिकी का प्रयोग किया जा सकता है। और ऊष्मागतिकी की सहायता से ताप, दाब व सांद्रता की नियत परिस्थितियों में किसी भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन का होना या ना होना भी व्यक्त किया जा सकता है कि कोई रिएक्शन जो है, कोई भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन किस ताप, दाब, सांद्रता की स्थिति में होगा अथवा नहीं होगा, ये भी हम ऊष्मागतिकी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी की सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन तब तक संभव है या नहीं जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाता, अर्थात साम्य स्थापित होने से पहले परिवर्तन किस सीमा तक पूर्ण हो चुकेगा, यह भी ऊष्मागतिकी की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऊष्मागतिकी की सहायता से अभिक्रियाओं की स्पॉन्टेनिटी का भी अध्ययन किया जा सकता है। स्वतः प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं, इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऊष्मागतिकी की सहायता से प्रयोगात्मक जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जो आप प्रयोगात्मक परिणाम प्राप्त करते हो, उनको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित भी किया जा सकता है ऊष्मागतिकी की सहायता से। इसके अतिरिक्त इसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं? तो देखिए, ये नियम केवल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स पर ही लागू होते हैं, मतलब स्थूल निकायों पर ही लागू होते हैं। स्थूल निकायों में अणुओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब जिनमें अणुओं की संख्या अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थूल निकाय कहते हैं। अतः ऊष्मागतिकी के नियमों के द्वारा अणुओं के समूहों के व्यवहार की व्याख्या तो की जा सकती है, परंतु एकल अणु या परमाणु के व्यवहार की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऊष्मागतिकी के नियम किसी प्रक्रिया की प्रवृत्ति तथा दिशा को व्यक्त करते हैं, परंतु इनसे विभिन्न प्रक्रियाओं में परिवर्तन की गति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त ऊष्मागतिकी के नियम की सहायता से भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के समय संबंधी कोई सूचना नहीं मिलती है, बल्कि उन परिवर्तनों की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं की सूचना मिलती है। जो भी आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनके समय से संबंधित कोई सूचना नहीं मिलती है। किस समय में क्या क्या परिवर्तन होगा, ये सूचना नहीं मिल पाती, बल्कि उन परिवर्तनों की प्रारंभिक और अंतिम जो अवस्थाएं हैं, उनकी सूचना ऊष्मागतिकी की सहायता से मिल सकती है। इसके अतिरिक्त ऊष्मागतिकी की सहायता से द्रव्यों के विभिन्न गुणधर्मों के संबंधों को भी ज्ञात किया जा सकता है, परंतु इन गुणधर्मों के वास्तविक मान की इसकी सहायता से जो है प्राप्ति नहीं की जा सकती है। जो इनके वास्तविक मान है विभिन्न द्रव्यों के गुणधर्मों के, उनको ज्ञात नहीं कर सकते आप, बल्कि आप द्रव्यों के विभिन्न जो गुणधर्म हैं उनके आपस में जो संबंध है उनको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, ऊष्मागतिकी की महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? तो देखिए, इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली निकाय एवं परिवेश, ये क्या होते हैं? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो शब्दावली है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो निकाय क्या होते हैं? कोई भी लघु अथवा दीर्घ भाग, मतलब कोई भी छोटा या बड़ा भाग जिसके ऊपर ताप, दाब या अन्य भौतिक कारकों के परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी छोटा या बड़ा भाग है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? ताप, दाब या अन्य भौतिक कारकों के परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? निकाय। जिस पर आप ताप, दाब और अन्य कारकों के प्रभाव का अध्ययन कर सको। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो सराउंडिंग्स है, या जिसे हम क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं, वो क्या होता है? जो स्रोत निकाय के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हो। मतलब जो आपके निकाय के चारों तरफ प्रेजेंट जो भाग है, मतलब निकाय के चारों मतलब सराउंडिंग्स, मतलब उसके सराउंडिंग में जो भाग है, उसके चारों तरफ जो भाग बचा हुआ है, शेष भाग है जो, जिससे जो है ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता हो। समझ में आ रहा है? मतलब निकाय से
ऊर्जा और द्रव्य का आदान प्रदान हो सके, एक्सचेंज हो सके, वो भाग क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। मतलब निकाय के चारों ओर का वह भाग, वह क्षेत्र जो निकाय से ऊर्जा और द्रव्य का एक्सचेंज कर सके, वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। अर्थात निकाय की सीमा के बाहर का क्षेत्र, जो निकाय आपने सीमांकन किया है निकाय का, उसके बाहर का वह क्षेत्र जहाँ जो निकाय से ऊर्जा का आदान प्रदान कर पा रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं, या इसे सराउंडिंग्स बोलते हैं। इसके अतिरिक्त तो देखिए समांगी और विषमांगी निकाय क्या होते हैं। समांगी और विषमांगी निकाय देखिए क्या होता है। निकाय का प्रकार है ये क्या है? टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो समांगी और विषमांगी निकाय आप पहले समझ लीजिए क्या होता है। वह निकाय जिसमें केवल एक ही फेज उपस्थित रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी। मतलब जिसमें केवल एक प्रकार की फेज, ठोस, द्रव्य, गैस है, मान लीजिए कोई भी फेज है, एक प्रकार की फेज केवल प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी निकाय कहते हैं। और जिस निकाय में जो है फेज का मान 2 या 2 से अधिक होता है, मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक फेजेस उपस्थित होती हैं, वह क्या कहलाता है? विषमांगी निकाय कहलाता है। या समांगी निकाय को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? होमोजीनियस सिस्टम, और विषमांगी निकाय को हेट्रोजीनियस सिस्टम। मतलब जिसमें केवल एक प्रकार के फेज प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है? समांगी निकाय। जिसमें एक से अधिक प्रकार के, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार की प्रावस्थाएं या फेजेस प्रेजेंट होती हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमांगी निकाय कहते हैं। इसके अतिरिक्त खुला और बंद निकाय क्या होता है? तो खुला निकाय कौन सा होता है? जो निकाय अपनी सीमा के द्वारा, जो परिवेश है हमारा, जो आपके निकाय के चारों तरफ का भाग है, उससे द्रव्यमान और ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? खुला निकाय कहते हैं। मतलब निकाय जो है और जो परिवेश है, उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा और द्रव्यमान का खुला आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? खुला निकाय बोलेंगे। जबकि यदि केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा हो, ना कि द्रव्यमान का हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बंद निकाय। मतलब निकाय और परिवेश के मध्य यदि केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है और द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं बंद निकाय। अच्छा, इसके अतिरिक्त विलगित निकाय क्या होता है? विलगित निकाय में जो आपकी सराउंडिंग्स है, उनके साथ ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान दोनों का ही नहीं होता है। मतलब विलगित निकाय कैसा होता है? आइसोलेटेड सिस्टम जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? जिसमें निकाय और परिवेश के मध्य ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का ही आदान प्रदान नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए विस्तीर्ण ऊष्मागतिकी गुण क्या होते हैं। ऊष्मागतिकी गुण मतलब विस्तीर्ण एवं गहन गुण किसे कहते हैं, ये समझ लीजिए। तो किसी निकाय में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर आधारित गुणों को हम क्या कहते हैं? विस्तीर्ण गुण कहते हैं, या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। मतलब उसमें जो मात्रा है, किसी निकाय में जो पदार्थों की मात्रा है, उस पर जो आधारित गुण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि आपका द्रव्यमान है, आयतन है, एंथैल्पी है, और एंट्रोपी हो सकता है, या फिर ऊर्जा हो सकता है। ये सभी क्या हो सकते हैं? विस्तीर्ण गुण होंगे। ठीक है, ये निकाय में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर आधारित गुण है। ठीक है। अच्छा, वे गुण जो मात्रा पर आधारित ना होकर द्रव्य की प्रकृति पर आधारित होते हैं, मतलब द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ना कि मात्रा पर निर्भर करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। जैसे कि ताप, दाब, श्यानता, प्रस्थनाव, घनत्व, क्वथनांक, हिमांक, ये सभी क्या हो सकते हैं? आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, गहन गुण हो सकते हैं। देखिए, मात्रा पर आधारित थे जो पदार्थों की मात्रा पर, जो निकाय में पदार्थ प्रेजेंट है, उनकी मात्रा पर जो आधारित गुण थे, वो क्या हो सकते थे? आपका द्रव्यमान, आयतन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब हो सकते थे। लेकिन जो पदार्थों के में उपस्थित द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करते हो, वो गुण कौन से होंगे? मात्रा पर निर्भर ना कर रहे हो गुण, किस पर? द्रव्य की प्रकृति पर। मतलब उसका ताप क्या है, दाब क्या है, श्यानता क्या है, विस्कोसिटी मतलब क्या है, सरफेस टेंशन कितनी है,
उसका घनत्व या डेंसिटी कितनी है, क्वथनांक कितना है, हिमांक कितना है, ये सभी क्या है आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं या गहन गुण के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए ऊष्मागतिक अवस्था या साम्य, ये क्या है? देखिए जब कोई भी जब निकाय का कोई भी जो गुण आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ताप, दाब, आयतन, इनमें ये जो है समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं कि ये जो साम्य जो आपका अवस्था है निकाय की, वो क्या है? ऊष्मागतिकी साम्य की अवस्था है। ठीक है, मतलब जब निकाय का कोई भी जो आपको गुण दिखाई दे रहा है, जैसे कि ताप, दाब, आयतन, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, तो निकाय को हम ऊष्मागतिकी साम्य कहते हैं। तो जो ऊष्मागतिकी साम्य होता है आपका, वो क्या होता है? 3 प्रकार का हो सकता है। किन 3 प्रकार का हो सकता है? थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का जो है साम्य हो सकता है। जो ये 3 प्रकार का साम्य है, वो आप देखिए क्या क्या हो सकता है। मतलब इसमें जो है आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब समय के परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? तापीय साम्य कहेंगे। और जब समय के साथ निकाय के जो समय के साथ निकाय का रासायनिक संगठन है, उसमें परिवर्तन ना हो, तो हम उसे कहेंगे रासायनिक साम्य। मतलब ये जो 3 प्रकार के साम्य हैं, ये आप देखिए, जैसे कि ताप साम्य है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या है? समय के परिवर्तन के साथ जो है ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब ताप क्या है? स्टेबल कंडीशन में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तापीय साम्य कहेंगे। इस समय जो है तापीय साम्य स्थापित हो रहा है निकाय में। और जब साम्य के साथ निकाय के रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक साम्य कहेंगे। और जब निकाय के किसी भी भाग के द्वारा कोई यांत्रिक कार्य नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि निकाय में यांत्रिक साम्य स्थापित हो गया है। और ऐसा तभी होता है जब निकाय के सभी भागों में दाब का मान समान हो। तो कब होता है ऐसा? जब निकाय के सभी भागों में दाब का मान समान हो। तो आप समझ गए होंगे कि ये 3 प्रकार के साम्य कौन कौन से साम्य होते हैं। अच्छा, ऊष्मागतिकी अवस्था, ये अभी समझ लीजिए क्या होती है। ऊष्मागतिकी अवस्था मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट्स, ये क्या होते हैं? तो निकाय की किसी भी अवस्था को प्राय आप 4 कारकों के द्वारा परिभाषित कर सकते हो। किस किस 4 कारकों के द्वारा? ताप, दाब, आयतन और संगठन। तो ये क्या हो सकते हैं? इन कारकों को निकाय के क्या कहते हैं? हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? निकाय की स्टेट वेरिएबल्स, मतलब चर राशि या अवस्था फलन कहते हैं। तो निकाय के अवस्था फलन कौन कौन से हो सकते हैं? ताप, दाब, आयतन और संगठन, ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो एक ऊष्मागतिक अवस्था में सभी अवस्था फलनों के मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, क्योंकि इन कारकों के मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अवस्था फलन कहते हैं। इसके विपरीत कुछ ऊष्मागतिक गुणों के मान उस अवस्था को प्राप्त करने में प्रयुक्त पथ पर भी निर्भर करते हैं। मतलब जो ऊष्मागतिक गुण है, उनके मान, जो कुछ अन्य जो ऊष्मागतिक गुण है, उनके मान उस अवस्था को प्राप्त करने में जो आप पथ यूज़ कर रहे हो, जो पाथ का यूज़ कर रहे हो, उस पर निर्भर करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पाथ फंक्शंस। ये गुण क्या कहलाते हैं? पाथ फंक्शंस या पथ फलन या पथचर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्मागतिक जो अवस्था है आपकी, या निकाय की किसी भी अवस्था को हम किन 4 कारकों के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं? ताप, दाब, आयतन और संगठन। ये क्या कहलाते हैं? हमारे चर राशियाँ कहलाती हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं, और इनके मान निश्चित होते हैं। जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनके मान निश्चित होते हैं, क्योंकि इनके मान जो हैं निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं अवस्था फलन। और जो इनके विपरीत कुछ ऊष्मागतिक गुणों के मान है, उस अवस्था को प्राप्त करने में प्रयुक्त जो पाथ यूज़ हो रहा है, उन पर निर्भर करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पाथ फंक्शंस कहते हैं या
अपचर भी बोल सकते हैं, पाथ वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है,